उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने बोर्ड परीक्षाओं का आगाज शुरू कर दिया है। इस कड़ी में सबसे पहले प्रयोगात्मक परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी। तो ये प्रयोगात्मक परीक्षाएं 21 जनवरी 2023 से प्रारंभ होकर के 5 फरवरी 2023 तक 2 चरणों में संपन्न होंगी। 21 जनवरी 2023 से लेकर 28 जनवरी 2023 तक पहले चरण की परीक्षाएं होंगी और दूसरे चरण में जो बचे हुए जिला हैं, मंडल हैं, उनमें 29 जनवरी से लेकर के 5 फरवरी तक प्रयोगात्मक परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो आज यहाँ पर हम लोग भूगोल के प्रयोगात्मक परीक्षा में लिखित परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये वीडियो विद्यार्थियों के साथ साथ शिक्षकों के लिए भी महत्वपूर्ण है। जो आंतरिक और बाह्य परीक्षक के रूप में नियुक्त किए जाएंगे, उन शिक्षकों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है ये वीडियो, क्योंकि नया पैटर्न, नया सिलेबस, सब कुछ परिवर्तन होने के बाद समझने में थोड़ा दिक्कत होती है। इसलिए आज बहुत आसानी से, बहुत सरलता से इस वीडियो के माध्यम से प्रश्नों के कलेवर को समझा जाएगा और किस तरीके से हल किया जाता है ये भी बताएंगे हम। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ कोविड की वजह से 2023 वाली परीक्षा में भी 30% सिलेबस रिड्यूस किए गए हैं, जो आपके प्रयोगात्मक परीक्षा में भी लागू रहेंगे। तो यहाँ पर वैसे 6 चैप्टर्स हैं, लेकिन इन 4 चैप्टर से ही आपके प्रश्न आएंगे लिखित परीक्षा में। आंकड़े, स्रोत एवं संकलन पहला चैप्टर है। दूसरे चैप्टर है आंकड़ों का प्रक्रमण। तीसरा चैप्टर है आंकड़ों का आलेखी निरूपण और चौथा चैप्टर है आंकड़ों का प्रक्रमण एवं मानचित्रण में कंप्यूटर का उपयोग। तो ये 4 चैप्टर हैं। इन्हीं 4 चैप्टर से 6 प्रश्न पूछे जाएंगे और उन 6 प्रश्नों में से 4 प्रश्न आपको हल करने हैं और वो 4 प्रश्न समान अंक के होंगे, अर्थात 10 नंबर की लिखित परीक्षा होनी है, जिसमें से प्रत्येक प्रश्न 2.5-2.5 अंक के होंगे। अब देखो यहाँ पर समस्या आती है इनके जो है विभाजन की। 30 नंबर की जो प्रैक्टिकल की परीक्षा होती है, अंक विभाजन की समस्या आती है। तो यहाँ पर मैं परीक्षकों को समझाना चाहूँगा कि जो आंतरिक परीक्षक होते हैं वो IB 234 में 3 कॉलम बनाएंगे और तीनों 5-5 नंबर के होंगे। मॉडल चार्ट 5 नंबर का होगा, प्रयोगात्मक अभ्यास पुस्तिका 5 नंबर की होगी और मौखिकी वाइवा 5 नंबर का। तो ये 3 कॉलम बनेंगे किसके? आंतरिक परीक्षक जो मूल्यांकन करेंगे उनका। और जो बाहरी से आएंगे बाह्य परीक्षक, उनके 2 कॉलम बनेंगे। एक लिखित परीक्षा होगी जो 10 नंबर की होगी और दूसरा कॉलम बनेगा मौखिकी, अभ्यास पुस्तिका और मॉडल चार्ट का जो 5 नंबर का होगा। यहाँ पर मौखिकी परीक्षा, मॉडल चार्ट और जो है अभ्यास पुस्तिका, इसका निरीक्षण आंतरिक परीक्षक बाह्य परीक्षक के साथ मिलकर करेंगे और 5 अंक आंतरिक परीक्षक के और 5 अंक बाह्य परीक्षक के अलग अलग होंगे। तो वो अपने इस तरीके से चार्ट बना करके जो IB 234 है उसमें नंबर को अंकित करेंगे। ये तो बात रही जो है परीक्षकों के लिए। अब यहाँ पर प्रश्नों की कलेवर को समझेंगे कि किस तरीके से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। इन 4 चैप्टर से ही इस साल भी 6 प्रश्न ही आएंगे और इन 6 में से 4 प्रश्न ही करने अनिवार्य हैं। तो यहाँ पर हम लोग 6 प्रश्नों को जो है हल करके सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 6 प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे और ये 4 चैप्टर से ही 6 प्रश्न आएंगे। तो पहला प्रश्न कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा, आंकड़ों को परिभाषित करते हुए प्राथमिक स्रोत के आंकड़ों पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। तो इसमें कुछ नहीं है, बस खाली 2 चीज लिखनी है, आंकड़ों की परिभाषा देनी है और प्राथमिक स्रोत पर संक्षिप्त प्रकाश डालना है। देखो आंकड़ा क्या है? किसी सूचना को जब संख्याओं के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं तो उसे आंकड़ा कहते हैं। आंकड़ा प्राप्ति के 2 प्रमुख स्रोत हैं, प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। अब ये प्रश्न पूछ रहा है प्राथमिक स्रोत के बारे में, तो प्राथमिक स्रोत के बारे में लिखना है, जो आंकड़े व्यक्तिगत रूप से अथवा व्यक्तियों के समूह, संस्था या संगठन द्वारा क्षेत्र में जाकर प्राप्त किए जाते हैं उसे प्राथमिक स्रोत के आंकड़े कहते हैं। प्राथमिक आंकड़ों को एकत्र करने के लिए व्यक्तिगत प्रेक्षण, साक्षात्कार, प्रश्नावली, अनुसूची आदि विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो हो गया पहले प्रश्न के बारे में। इतना आप लिख देंगे तो 2.5 नंबर पूरे मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 2 की अगर बात करें तो कुछ इस तरीके से प्रश्न बना
बनते हैं। ये भी दूसरा प्रश्न भी पहले चैप्टर से ही है, पहला चैप्टर जो कि आपका है आंकड़े स्रोत एवं संकलन। तो इसमें है दिए गए आंकड़ों की सहायता से आवर्ती बहुभुज अर्थात पॉलीगन का निर्माण करना है। पॉलीगन कैसे बनेगा, हिस्टोग्राम कैसे बनेगा, तो उसका निर्माण यहाँ पर करना है। आंकड़े दिए हुए हैं, वर्ग अंतराल दिया रहेगा और ये आवृत्ति दी रहेगी या बारंबारता दी रहेगी। वर्ग अंतराल जैसा कि 0 से 5 तक है, आवृत्ति 3 है। 5 से 10 के बीच आवृत्ति 5 है। 10 से 15 के बीच आवृत्ति 3 है और 15 से 20 के बीच में आवृत्ति 4 है। अब इसको बहुत आसान है इसका पॉलीगन बनाना, इसका आवृत्ति बहुभुज बनाना। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक तो वाई एक्सिस में एक लंब डालेंगे और एक आधार एक्स एक्सिस पर डालेंगे। अब इसमें जो लंब होगा इस पर हम लोग आवृत्ति लिख लेंगे। आवृत्ति में देखेंगे कहाँ से कहाँ तक है, तो 3 से 5 तक है, तो अर्थात हम लोग 1 से लेकर 5 तक आवृत्ति लिख देंगे। 0 ओरिजिन पे 0 लिख देंगे और फिर 5 तक नंबर डाल देंगे। और जो एक्स एक्सिस है, जो हॉरिजॉन्टल रेखा है, इसके सहारे हम लोग वर्ग अंतराल लिखते हैं। तो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20। आप इसको चाहो तो अलग अलग करके भी लिख सकते हो और चाहो तो आप ओरिजिन को 0 मान लो और उसके बाद में आगे बढ़ते हुए लिख सकते हो। दोनों तरीका सही है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे पहला वाला जो था 0 से 5 के बीच में आवृत्ति कितनी थी, 3 आई थी। तो 0 से 5 के बीच में आवृत्ति 3 आई थी, तो 0 से 5 ये वाला हो जाएगा आपका, 0 से 5 ये वाला वर्ग अंतराल हो जाएगा। और इसमें देखेंगे 3 कहाँ है, तो 3 यहाँ पर है। तो इस पर हम एक खींच लेंगे आयत, हिस्टोग्राम जिसको बोलते हैं, आयत खींच लेंगे। और फिर दूसरा है 5 से 10 के बीच में 5 है, तो 5 से 10 वर्ग अंतराल ये हो गया और इसमें हम लोग यहाँ पर 5 तक ले जाएंगे और 5 तक स्केल से हम एक आयत खींच लेंगे, ठीक है। और तीसरा कह रहा है 10 से 15 में 3 है, तो 10 से 15 में 3 है, 10 से 15 वर्ग अंतराल ये है और 3 पर हम लोग एक आयत खींच लेंगे। और चौथा है 15 से 20, इसमें 4 है, 15 से 20 में 4 है, तो यहाँ तक लाते हुए 4 पर हम इस तरीके से आयत खींच लेंगे। तो ये हमको आयत मिल गया। अब इसको हिस्टोग्राम बोलते हैं। खाली आयत बना दोगे तो ये हिस्टोग्राम हो गया। अगर इसमें मिड वैल्यू जो आई है, जितने भी आयत आए हैं, 4 आयत है, 1 2 3 4, चारों आयतों में जो मध्य बिंदु है, ये वाला मध्य बिंदु हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ, इसको हम लोग मध्य बिंदु को ज्ञात करके यानी वहाँ पॉइंट लगा करके फिर सीधे स्केल रख करके इसके बीच पटरी रखेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर इसके बीच पटरी रखे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर इसके बीच पटरी रख करके एक लाइन ड्रा कर देंगे। तो ये जो लाइन मिलेगी, ये रेखा जो बनेगी, यही रेखा कहलाती है आवृत्ति बहुभुज। तो इस तरीके से बहुत सरलता से हम लोग दूसरे प्रश्न को हल कर लेंगे। तो ये आवृत्ति बहुभुज ज्ञात हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 हम लोग देखेंगे, किसी कक्षा के 8 विद्यार्थियों के सम्मुख उनके प्राप्तांक दिए गए हैं। इन आंकड़ों की सहायता से अप्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात कीजिए। देखो कौन सी विधि से, अप्रत्यक्ष विधि से। माध्य ज्ञात करने के 2 विधि हैं, प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि। तो यहाँ पर सीधे सीधे प्रश्न में लिखा हुआ है कि अप्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करना है, ठीक। तो इसको ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है, एक्स बार मतलब माध्य, इसका फार्मूला है a प्लस अथवा माइनस सिग्मा एफ डी बटे एन, सिग्मा एफ डी बटे एन, ये है इसका फार्मूला। अब देखो यहाँ पर ये इतना आंकड़ा दिया रहेगा आपको, विद्यार्थी 8 विद्यार्थियों की संख्या दी गई है और उनके प्राप्तांक दिए गए हैं। ये काला वाला जो लिखा है इतना ही सिर्फ बना रहेगा। अब यहाँ पर आपको अप्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करना है, तो इसमें आपको कल्पित माध्य ज्ञात करना पड़ेगा, जिसको हमने सिग्मा एफ डी लिखा है, ये इसमें जो है ये ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको पहले एक कल्पना करनी पड़ेगी माध्य की, कि कौन सी माध्य। जैसे अब इसमें हम देख सकते हैं कि हाईएस्ट नंबर हमारा 52 है और लोवेस्ट नंबर जो है आपका इसमें 35 है। सबसे बड़ी संख्या 52 है, सबसे छोटी संख्या 35 है। तो इसके बीच का हम जो एक कल्पित माध्य मान सकते हैं, जिससे कि हमको घटाने में भी आसानी रहे और जो है उसका जो भी आंसर आए तो उसको जोड़ने में भी दिक्कत ना आए। तो हम यहाँ पर 40 हमने कल्पित माध्य मान लिया है। हमने 40 को क्या मान लिया है, कल्पित माध्य। अब इस कल्पित माध्य को घटा देंगे जो प्राप्तांक है इसमें से। अब इसमें से घटाएंगे तो यही हमारा निकल आएगा क्या, एफ डी आ जाएगा। इसको हम, ये कल्पित माध्य है 40 और ये हमारा क्या निकल आएगा, एफ डी। ये क्या है हमारा, एफ डी। तो ये निकालने के लिए, एफ डी निकालने के लिए हम कल्पित माध्य को घटाते जाएंगे प्राप्तांक से। तो
तो 50 माइनस 40 10 हो गया। 35 माइनस 40 माइनस 5 हो गया। 45 माइनस 40 5 हो गया। 42 माइनस 40 2 हो गया। 38 माइनस 40 माइनस 2 हो जाएगा। 52 माइनस 40 12 हो जाएगा। 44 माइनस 40 4 हो जाएगा। 38 माइनस 40 माइनस 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया, एफ डी प्राप्त हो गया। ये टोटल क्या मिल गया, एफ डी मिल गया, जो कि हमने कल्पित माध्य से निकाला है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम जो है हल कर देंगे। तो -5 और +5 ये दोनों कट जाएंगे, और -2 और +2 ये दोनों कट जाएंगे। तो ये 4 तो संख्या कट गई। अब बची है 10 12 4 और -2। तो 10 और 12 हम जोड़ देंगे 22 हो जाएगा, +4 26 हो जाएगा, और 26 में से 2 घटा देंगे, माइनस में है तो 24 हो जाएगा। तो 24 क्या प्राप्त हो गया, ये हमको सिग्मा एफ डी प्राप्त हो गया। इसका टोटल जो कल्पित माध्य से घटाया हुआ हमको मिला, वो एफ क्या हो गया, सिग्मा एफ डी हमको 24 मिल गया। और फार्मूला हमारा, सूत्र हमारा ये कहता है कि एक्स बार का सूत्र है ये मतलब कल्पित माध्य हमने 40 माना था तो 40 लिख देंगे। और ये वाला टोटल हमारा जो है कितना आया है, 24 आया है। ये वाला टोटल जो इसमें भरना है हमको, कितना आया है 24, तो यहाँ पर हमने 24 भर दिया। फिर नंबर कितने हैं, ये विद्यार्थियों की संख्या 8 यहाँ दी हुई है, यहाँ भी आप गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 विद्यार्थियों की संख्या है, तो बटे ये नंबर हो गया 8 लिख देंगे। हमने यहाँ लिख भी रखा है, जहाँ ए बराबर क्या है, कल्पित माध्य, सिग्मा एफ डी क्या है, कल्पित माध्यों का योग है, और एन क्या है, विद्यार्थियों की संख्या है। तो बस इसको हल कर देंगे। 8 त्रिक 24, ये कट जाएगा, 3 बचेगा, तो 3 और 40 दोनों जोड़ देंगे तो 43 हो जाएगा, और यही 43 हमारा क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो ये हम प्राप्त कर लेंगे, ये बहुत आसान है। तो इस तरीके से हमने यहाँ तीसरा प्रश्न भी हल कर लिया। अब हम लोग चौथा प्रश्न हल करेंगे। एक परिवार के 5 व्यक्तियों की दैनिक आय निम्न सारणी में दी गई है, जिसकी सहायता से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। चौथा प्रश्न है, माध्य विचलन ज्ञात करना है। तो इसमें सारणी दी हुई है, जो मैंने काला सा बना रखा है, सिर्फ इतना प्रश्न है, इधर तो हल किया हुआ है। 5 व्यक्ति दिए गए हैं, 5 व्यक्ति ए बी सी डी ई, और इनकी दैनिक आय जो कि रुपयों में दी गई है 150 ए की आय है, बी की आय 200 रुपये है प्रतिदिन, सी की आय 210 रुपये है, डी की आय 160 और ई की आय 180। अब इतने में से ही हमको ज्ञात करना है माध्य विचलन। तो माध्य विचलन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम माध्य निकालेंगे। माध्य का फार्मूला क्या है, जो सिग्मा डी है, सिग्मा एक्स है, सिग्मा एक्स मतलब जो टोटल आय दी हुई है, इस आय को टोटल करके फिर नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड कर देंगे। तो नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 5 है, तो ये 900 को 5 से भाग दे देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, माध्य मिल जाएगा। माध्य का फार्मूला क्या है, सिग्मा एक्स बटे एन। एक्स बार माध्य के लिए है, तो 900 बटे 5 बराबर 180 आ गया। 180 क्या आ गया, हमारा माध्य आ गया। अब विचलन निकालने के लिए तो इस दैनिक आय में से 180 घटा देंगे। अब 180 घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा x माइनस एक्स बार, x माइनस एक्स बार। ये दैनिक आय क्या है, x है। अब इस x में से हम घटाएंगे क्या, आपका माध्य घटाएंगे। माध्य हमारा कितना है 180, तो 150 में से 180 घटाएंगे तो -30 आना चाहिए वैसे यहाँ पर, क्योंकि 150 छोटा है, 180 बड़ा है। लेकिन माध्य विचलन की सबसे बड़ी कमी क्या है कि यहाँ पर माइनस को भी प्लस मान लिया जाता है। ये एक कमी है, जो कि आगे जाकर माध्यिका विचलन में इसको सही किया गया है, इसको स्क्वायर करके वहाँ सही कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो है इसको प्लस मान लिया जाता है, तो ये आप मान कर चलो कि माइनस हम नहीं लिखेंगे, प्लस ही लिखेंगे। तो ये 30 हो गया, 200 माइनस 180 20 हो गया, 210 माइनस 180 30 हो गया, 160 माइनस 180 20 हो गया, 180 माइनस 180 0 हो गया। तो इन सबको हम जोड़ देंगे। अब 30 20 50, 50 20 30 80 और 20 100, तो इसका योग कितना आ गया 100, यानी x माइनस एक्स बार का हमको जो है टोटल मिल गया 100। तो जो माध्य विचलन है, मीन डेविएशन है, एमडी मतलब मीन डेविएशन। मीन डेविएशन का फार्मूला क्या है, सिग्मा x माइनस एक्स बार यानी होल जो है सिग्मा बटे n, यानी ये टोटल बटे n। तो टोटल कितना आ गया 100, और नंबर कितना है 5, तो 5 से हम 100 को भाग दे देंगे, तो 100 बटे 5 बराबर 20। तो यही हमारा क्या हो गया, 20 क्या हो गया, माध्य विचलन हो गया। तो बहुत सरल है, तो 20 हमारा क्या हो गया, माध्य विचलन हो गया। प्रश्न नंबर 5 अब हम देखते हैं।
निम्न आंकड़ों को सरल दंडारेख के द्वारा प्रदर्शित कीजिए। अब ये सरल दंडारेख बनाना है, यहाँ पर क्या बनाना है, सरल दंडारेख। तो आंकड़ा दिया हुआ है भारत के कुछ राज्यों में जनसंख्या घनत्व 2011 के आंकड़े के अनुसार जनसंख्या घनत्व दिया है, जो कि आप बच्चों को ये भी ध्यान रखना है कि यही 5 जो है सीरियल से सीक्वेंस से दिए हैं। जरूरी नहीं कि ये आंकड़े सीरियल से ही दिए हूँ, मैंने तो यहाँ पर सीरियल से लगा रखा है, जो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी अवरोही क्रम में है। किसी भी क्रम में हो सकता है, पहले केरल दिया जा सकता है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, ऐसे मिक्स करके दे सकता है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, आंकड़ों को या तो अवरोही क्रम में लिखो जैसा कि ये लिखा हुआ है, या फिर आरोही क्रम में लिखो, जिससे कि बनाने में हमको जो है दंड आरेख बनाने में सरलता हो, देखने में अच्छा लगे। तो यहाँ पर ये अवरोही क्रम में लिखा है। तो बिहार की जनसंख्या घनत्व 1106 है, और पश्चिम बंगाल की 1028 है, केरल की 860 है, उत्तर प्रदेश की 829 है, हरियाणा की 573 है। ये सीरियल से दिया हुआ है। अब इसको हमें बनाना है सरल दंडारेख। तो सरल दंडारेख बनाने के लिए वही करेंगे, एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, एक लंबवत लाइन और एक क्षैतिज लाइन। क्षैतिज लाइन पे हम राज्य लिख देंगे और लंबवत लाइन पे हम घनत्व लिख देंगे प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। अब देखेंगे यहाँ पर संख्या हमारी सबसे छोटी और सबसे बड़ी क्या है, तो इसमें देखते हैं सबसे अधिकतम संख्या 1106 है, ठीक है, और 573 है। अब इसको कुछ इस तरीके से टुकड़ों में हम डिवाइड करेंगे, जिससे कि आसानी से जो है हमारा जो है नंबर डिवाइड हो जाए। तो हमने इसको 200 के अंतराल पे डिवाइड कर दिया है। तो 0, इसको 0 भी पढ़ सकते हो, ओ भी पढ़ सकते हो, ओरिजिन। तो 200, 200 फिर 400, फिर 600, फिर 800, फिर 1000, फिर 1200, इसी के अंदर सारे आंकड़े आ जाएंगे। अब इसको आप पैमाना भी मान सकते हो, पैमाना कुछ भी मान सकते हो कि 1 सेंटीमीटर, यानी अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर बराबर 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो आप यहाँ पैमाना लिख सकते हो, पैमाना भी लिखना सही रहता है। तो पैमाना आप लिख सकते हो, थोड़ा सा बड़ा बनाना है तो यहाँ लिख दो 2 सेंटीमीटर बराबर 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इस तरीके से आप पैमाना लिख सकते हो, पैमाना जरूरी है लिखना। तो यहाँ पर आप पैमाना लिख दो, यानी ये 2 सेंटीमीटर 200 व्यक्तियों के घनत्व को दिखाता है। तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, इधर राज्य डाल दोगे। राज्य कितने हैं, 5 हैं। तो पांचों राज्यों के लिए एक यहाँ कोई नापना नहीं है, लेकिन एक निश्चित अंतराल पर इसे आप जो है खींचिए। तो एक पहला हमने जैसा कि अवरोही क्रम में लिख रखा है आंकड़ों को, तो पहला बिहार है, और बिहार का आंकड़ा क्या है, 1106। तो 1106 पे हम यहाँ पर लगभग ये 1000 है और 106 लगभग यहाँ पर आएगा। तो ऐसे इस तरीके से हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो एक रेखा इस तरीके से एक आयत बन जाएगा। फिर पंजाब राज्य के लिए, पंजाब राज्य की जो है बंगाल के लिए 1028 है, तो पश्चिम बंगाल 1028 है, तो 1000 से थोड़ा सा ऊपर, तो 1028 का मिल गया। इसी प्रकार से आपका केरल का है 860, तो 8 से थोड़ा सा ऊपर 860 बन जाएगा। आप पटरी से स्केल से नापोगे तो सही आ जाएगा। उत्तर प्रदेश 829 है, उत्तर प्रदेश 829 है, तो 60 से थोड़ा नीचे 829 मिल जाएगा। और हरियाणा का जो है आपका 573 है, तो 600 से थोड़ा नीचे। तो इस तरीके से ये पांचों आयत बन जाएंगे। अब इन पर हम चाहे ऊपर चाहे नीचे कहीं भी आप राज्य लिख सकते हो, और इसको थोड़ा सा आप डार्क इस तरीके से कर दोगे तो देखने में अच्छा लगेगा। थोड़ा सा ऐसे भर दो इसको किसी भी तरीके से, इस तरीके से आप जो है डार्क कर दो, जिससे कि ये आयत देखने में अच्छे लगे। ठीक, तो ये सरल दंडारेख बन गया। तो ये जब आप स्केल से खींचोगे, तो मैंने हाथ से खींच रखा है, तो पटरी से खींचोगे तो ये सरल अच्छा लगेगा देखने में। और इसमें आपको डार्क कर देना है, पेंसिल से डार्क कर दो तो देखने में और अच्छा लगेगा। और यहाँ पर चित्र में लिखना ना भूलो, सरल दंडारेख लिख देना इस तरीके से चित्र। तो इस तरीके से ये जो है आपका सरल दंडारेख से प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग आखिरी और छठवां प्रश्न देखेंगे, कंप्यूटर क्या है, इसके 2 आधारभूत अंगों पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। ये लास्ट चौथा टॉपिक जो है उससे प्रश्न आता है, जो कि चौथा टॉपिक है आपको आंकड़ों का प्रक्रमण एवं मानचित्रण में कंप्यूटर का उपयोग। तो उससे ये प्रश्न है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, कंप्यूटर के बारे में बताना है, भूगोल में कैसे इसका उपयोग होता है, और 2 आधारभूत इसके अंग कौन कौन से हैं, तो ये लिखना है। तो कंप्यूटर के बारे में लिखना है, कंप्यूटर एक शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसके प्रयोग से भूगोल में आंकड़ों के प्रक्रमण, मानचित्रण एवं विश्लेषण में काफ़ी सहूलियत होती है। ये तो इसके बारे में इसका पहला जो आंसर हो गया उसका उत्तर हो गया।
दूसरा अंश है इसके 2 आधारभूत अंगों पर संक्षिप्त प्रकाश डालना है। तो इसके 2 आधारभूत अंग हैं। इसके निम्नलिखित 2 प्रमुख आधारभूत अंग हैं। पहला हार्डवेयर है और दूसरा सॉफ्टवेयर है। तो हार्डवेयर के बारे में 2 लाइन में लिखेंगे। कंप्यूटर प्रणाली में ऐसे भाग जिन्हें छूकर अनुभव किया जा सकता है वो हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, कीबोर्ड जो खटर पटर करते हैं ना, कीबोर्ड, माउस छोटा वाला जो चूहा है, प्रिंटर, मॉनिटर आदि, ये सब क्या है, हार्डवेयर है। इनको हम लोग छू करके अनुभव कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है? तो कंप्यूटर प्रणाली के हार्डवेयर को संचालित करने के लिए कार्यक्रमों का समूह है। सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर प्रणाली के हार्डवेयर को संचालित करने के लिए कार्यक्रमों का एक समूह है, जिसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसका उदाहरण है जैसे ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम है पूरा, एप्लीकेशंस हैं जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, ये सब क्या है, एप्लीकेशंस हैं। फाइल मैनेजर, ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर है। तो इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हो। छठा प्रश्न, तो देखो यहाँ पर ये 6 प्रश्नों की श्रृंखला में आप 4 प्रश्न हल करेंगे और आपको पूरे 10 में 10 नंबर मिलेंगे। और इसके अलावा इन्हीं से संबंधित कुछ प्रश्न होते हैं जो एग्जामिनर, जो बाह्य एग्जामिनर हैं, आपके आंतरिक परीक्षक के साथ मिल करके कुछ वाइवा में प्रश्न पूछते हैं। तो आप अपने फाइल के साथ, मॉडल चार्ट पेपर के साथ जिस दिन परीक्षा आपके स्कूल में संपादित की जाए उस दिन अवश्य पहुँचें, बिल्कुल फुल यूनिफॉर्म में, जिससे कि एग्जामिनर प्रभावित हों आपसे और अच्छे अंक दे करके जाएं। इसी के साथ धन्यवाद।